वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 9। हमारा जो चैप्टर 9 है वो क्या है? सजीव एवं उनका परिवेश। सबसे पहले हम जानेंगे सजीव क्या होते हैं। सजीव वो होते हैं जो श्वास लेते हैं या जिनके अंदर जान होती है, वो सारे क्या होते हैं? सजीव होते हैं। और उनका परिवेश, परिवेश यानी उनका रहने का स्थान, वो कहाँ पर, किस जगह पर, किस परिवेश में वो रहते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे सजीव और उनके परिवेश के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर दो बच्चे के बारे में देखते हैं। एक क्या है? पहेली और बूझो। ये दोनों छुट्टियों में रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसी ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी के जो तट पर, वहाँ पर नदी के यहाँ पर देखने के लिए गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का जो है पर्वतारोहण किया, जहाँ बहुत ठंड थी। जब वो पर्वत पर गए तो वहाँ पर क्या मिला? उनको बहुत ज़्यादा ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओके, चीड़ और देवदार जैसे अन्य वृक्ष देखे। उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की। या राजस्थान में उन्हें क्या दिखाई दिया? ऊंट और उष्ण मरुस्थल भी वो घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अंत में वे पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ केजू आइना के वृक्ष भी की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक से एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से कितने भिन्न या कितने अलग है। कुछ बहुत ठंडे हैं तो कुछ बहुत ही उष्ण एवं शुष्क है, तथा कुछ स्थान आर्द्र थे। परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव सजीव वस्तुएं थी। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा? बहुत सारी जीव और सजीव वस्तुएं देखने को मिली। और वो सभी प्रकार के जो जिस भी स्थान पर गए थे सभी एक दूसरे से बहुत ही भिन्न थे। उन्होंने यहाँ जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान भी है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों पर ध्यान किया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजे को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव ना पाए जाते हों। पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुहाने में भी सूक्ष्म जीवों की खोज निकाली है। यहाँ पर उन्होंने फिर सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला? सजीव एवं उनके परिवेश। पहेली एवं बूझो के मस्तिष्क में एक प्रकार के विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वह किस प्रकार के जीव पाए जाते थे। मरुस्थल में क्या पाए जाते थे? ऊंट पाए जाते हैं। पर्वत पर बकरी एवं याक थे। पूरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियां थी जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियां जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से कैसे थे? भिन्न या अलग थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश भी एक समान था? अब यहाँ पर वो क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस स्थान पर गए थे क्या उनका परिवेश समान था या उनसे भिन्न था। आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचते हैं। एक बार जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों एवं वस्तुओं की सारणी हम कॉलम 1 में लिखेंगे। दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाली वस्तुओं और जंतुओं एवं पौधों के नाम भी हम यहाँ पर सारणी में लिखेंगे। आप इस अध्ययन में दिए गए जो उदाहरण है उनको इकट्ठा करके 9.1 को हम भर सकते हैं। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इस प्रकार जो इस विषय पर हम क्या कर सकते हैं? चर्चा कर सकते हैं। और जो हमारी तालिका है हम उसमें जीव जंतु एवं पौधों के नाम लिख सकते हैं। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधे एवं खनिज के विषय में जानकारी दी गई हो। इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिकाधिक छोटी वस्तुएं व जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास किया। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती है वे शायद जीवित जंतु या पौधे न हो। संभवतः पौधे के भाग जैसे कि सूखी पत्तियां, जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां, हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। हम यहाँ पर हमने अध्याय जो हमारा 5 था उसमें हम चर्चा कर चुके हैं कि समुद्री जल में लवण घुले हुए हैं। इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती है। जैसे जैसे हम अध्ययन करते हैं हमें यहाँ पर कुछ उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे और हम यहाँ पर रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तथा सारणी में उनके बारे में चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? आवास और अनुकूलन। तो यहाँ पर जो हमारा क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधों एवं जंतुओं
से आपको क्या मिला कि आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले। हम यहाँ पर जो मरुस्थल वाले कॉलम एवं समुद्र वाले कॉलम को यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जो जीव है बहुत अलग प्रकार के हैं। इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणी जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। ये यहाँ पर देखो हमें दिखाई दे रहा है ऊंट एवं उनका परिवेश दिखाई दे रहा है, जो कहाँ पर है, मरुस्थल में है। ये यहाँ पर समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश है। हम इन दोनों के क्षेत्र बिल्कुल प्रकार के जो है क्या है, भिन्न है। पौधे एवं जंतु देखते हैं, क्यों ऐसा नहीं है कि आइए विभिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जो हम जंतुओं को लेते हैं। सबसे पहले क्या, ऊंट तथा मछली का प्रेक्षण करते हैं। ऊंट की जो शारीरिक संरचना है वैसी कैसी है, मरुस्थलीय परिस्थितियों के ऊपर। अब हमें यहाँ पर एक सारणी दिखाई दे रही है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, विभिन्न प्रकार के परिवेश में पाए जाने वाले जंतु एवं पौधों एवं अन्य वस्तुएं। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे तो वन है। वन में हमें यहाँ पर क्या पाया जा सकता है, तो वन में हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो सकता है, शेर हो सकता है, हिरण हो सकती है, हाथी हो सकता है, लोमड़ी हो सकती है, बाघ हो सकती है वन में। अब पर्वतीय क्षेत्र में हमें क्या मिल सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा था, याक मिल सकता है, भेड़ मिल सकता है, पर्वतीय बकरी मिल सकती है, फर्न मिल सकता है या फिर खरगोश मिल सकता है। मरुस्थल में हमें क्या देखने को मिल सकता है, हमें यहाँ पर दिख सकता है ऊंट मिल सकता है, बबूल मिल सकता है, मरुस्थली मिल सकता है या बिच्छू या फिर थोर। फिर हम यहाँ पर समुद्र में हमें क्या देखने को मिलेगा, मछली मिल सकती है, व्हेल, शार्क या मगरमच्छ या फिर केकड़ा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जो हमारे अन्य स्थान है वहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि कौवा, गाय, मुर्गी, कुत्ता, कबूतर, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, मैं रहने योग्य बनाती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिसका उसके शरीर में रेत की गर्मी से दूर रहता है। जो हमारा ऊँट रहता है वो कैसा रहता है, उसकी जो ये जो पैर बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, तो वो क्या होता है, जो उसकी गर्मी रहती है उस तक पहुँच नहीं पाती। उनमें मूत्र सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना स्वेद भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का हास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऊँट के बारे में। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ। अब हम यहाँ पर देखेंगे, आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखिए। इनमें से कुछ को चित्र 9.3 में दर्शाया गया, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियाँ में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती है। इन सभी का शरीर धारा रेखी होता है, जिसकी चर्चा हम कौन से अध्याय 8 में कर चुके हैं। उनकी आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है, मतलब तैरने में या सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें क्या करते हैं, जल में सुगम गति करने में भी सहायता करते हैं, जो कि हमने अध्याय 8 में हम पढ़ चुके थे। मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती हैं, तो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछली में गिल क्लोम होते हैं, जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती है तथा ऊंट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। ये अपनी अपनी संरचनाओं के अपने अपने आकार की वजह से यहाँ पर इनका परिवेश अलग अलग है। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 को उदाहरण लिया है। हम देखते हैं कि सजीवों को उनकी सभी किस्मों में ऐसी ही कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिसमें वे प्रिय पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। जैसे कि हमारा कोई जानवर हो, कोई पौधा हो, कोई भी हमारा जो भी जंतु चीज़ें हैं या पौधे हैं, उनके परिवेश में रहने के लिए योग्य बनना वो क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं, अलग अलग अनुकूलन मिलता है इनको। किसी सजीव का वह परिवार जिसमें वह रहता है,
जिसमें ऐसा परिवेश जिसमें वो रहता है उसे क्या कहते हैं, हम आवास कहते हैं। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास या स्थान या एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को क्या कहा जाता है, स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थली, तट एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र, वहाँ पौधे जंतु जल में रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, हम जलीय आवास कहते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थली, तटों, पर्वतीय क्षेत्र में भी बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। अब हम देखेंगे किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है। हम जानते हैं कि कुछ पौधों जिनमें बीज, जिनसे हमें क्या मिलता है, बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका पर हम अध्ययन करते हैं। अब हम यहाँ पर देखने अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं तो हमें कुछ दिन तक श्वास लेने में, शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है तथा हमें श्वास लेने के लिए कोई परेशानी नहीं होती। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन प्रनुकूलन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। हम अगर कोई ऐसा होता है कहीं अपना आवास बदलता रहता है इंसान, तो वो क्या होता है, जब अलग अलग परिवेश में जाता है तो उसको अलग अलग वहाँ पर आवश्यकता होती है। जब उसको सांस लेने में भी अलग अलग तरीके की सांस लेना है, किसी में सांस ज़्यादा लेनी पड़ती है, किसी में सांस की जो गति है वो धीमी होती है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग परिवेश की उससे हो सकती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस क्रियाकलाप में मूंग के बीज से अंकुर निकल आता है, अर्थात अंकुरित हो गए यह बीज एक नए पौधे का प्रारंभ है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कर दिए, कुछ बीजों को एक ढेर को अलग रख दे तथा शेष एक दिन के लिए भीगे हुए पानी के लिए रख दें। हमने अध्याय हमारा जो फर्स्ट था हमने उसमें इसको पढ़ा था। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें, उसमें एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबोकर रख दें। कुछ सूखे बीजों तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल भी ना हिलाना है। हमें भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को अंधेरे क्षेत्र में रख दें, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं जाती। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर या उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन 3 भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि यहाँ सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं। क्या आप प्रकाश से दूर रख भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग को अंकुरित की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं? क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है? वास्तव में यह है कि अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अगर हमें सूर्य का प्रकाश ना मिले तो हमें क्या नहीं मिलेगा, हमें विटामिन डी नहीं मिलेगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे सजीव बहुत ठंडे और बहुत ही उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं कि सजीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं? यह अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता, हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं मर जाते हैं। केवल वे जीव जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई जीव जंतु है, अगर वो अपने आप को उस परिवेश के अनुकूल नहीं ढाल पाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, और जो ढाल लेते हैं वो जीवित रहते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों
से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। आइए कुछ आवासों और उनके अजैव घटकों एवं उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों को अनुकूलन का हम अध्ययन करेंगे। विभिन्न आवासों की यात्रा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कुछ स्थलीय आवास जैसे कि मरुस्थल। मरुस्थल के अजैव घटकों में क्या है, ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतु एवं पौधों में क्या होता है, क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, ये हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा डायग्राम है इसमें क्या दिखाई दे रहा है, बिल में मरुस्थलीय जंतु। बाद हम इनका परीक्षण करते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं, आप दोनों पॉलीथीन की थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा में निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधे पत्तियां तथा जो अनुपस्थिति होती है अथवा बहुत छोटी होती है, कुछ पौधों में पत्तियां कांटों, जो हमारे यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, मरुस्थल वाले चूहे, सांप एवं ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु कहाँ बाहर निकल आते हैं। ये पहले क्या होता है, जब गर्मी होती है, जब धूप होती है तो कहाँ रहते हैं, अंदर रहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों का चित्र में दर्शाए गए ये पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित है। अब हम यहाँ देखेंगे, गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा जो हम हमारी कक्षा में लेकर आते हैं। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन की थैली में ढककर उसी प्रकार बांधे जिस प्रकार हमने साथ में देखा था। हमने पौधों को वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। गमले में लगे पौधों को धूप में रख दीजिए और कुछ घंटे के लिए हम क्या करेंगे, इसका परीक्षण करेंगे। आप देखते हैं कि क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा में निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय जो पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थिति होती है अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों, शूल के रूप में होती है। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाला जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इनका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है तथा एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। पर्वतीय क्षेत्र है, ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। कौन से क्षेत्र, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। हमें यहाँ पर ये जो चित्र दे रखा है इसमें हमें यहाँ पर दर्शाया गया है, ये हमारा क्या है, पर्वतीय आवास का एक वृक्ष है। इसको हमें यहाँ पर दर्शाया गया है। यदि आप जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहाँ घूमने के लिए गए हैं, आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? क्या हम ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र हो, मरुस्थलीय क्षेत्र, तो वहाँ पर हमने देखा है कभी आपको जो है एक जैसे पेड़ पौधे, एक जैसे वृक्ष दिखाई देते हैं? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? ये वृक्ष यहाँ पर जो है, अब हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सामान्यतः कैसे होते हैं, शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां जो होती है सुई के आकार की होती है। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले, अब हम यहाँ पर कुछ जंतु भी देखेंगे। अब हमें यहाँ पर कुछ जंतु दिखाई देते परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। जैसे कि हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक चीता दिखाई दे रहा है, जो शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। ये जो हमारा कैसा है, पहाड़ी तेंदुआ है, या बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर चढ़ते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे घास वाले स्थल।
हमने सबसे पहले क्या देखा था यहाँ पर, ये हमारा क्या है, तेंदुआ है एक। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा था, सेकंड वाले में है याके, और थर्ड वाले में क्या है, ये याके और ये पहाड़ी बकरी है। हमने इनको कैसे अनुकूलित होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे घास स्थल। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार करके उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं एक हिरण का हम चित्र देखेंगे। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित है, क्या वे चेहरे के समान हैं अथवा पार्श्व में है। शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह पादन गुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है। उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और कर सकती है। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायता होती है। और जो शेर, हिरण, अन्य जंतुओं एवं पौधों में और बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर शेर देखा था, शेर का जो कलर है यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है आपको, भूरे रंग का दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर उसे छुपने में मदद करता है। जो उसके यहाँ पर खुरीले जो हमें नाखून दिखाई देते हैं उससे वो अपना शिकार करता है। जो हमें हिरन दिखाई देती है, हिरन क्या करती है, हिरन कैसे बचती है, जो अपने शिकारी से, तो वो अपनी तेज गति के कारण यहाँ बच जाती है। कुछ जलीय आवास से समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम उसके बारे में बहुत से और समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारारेखी होता है, हम उसके बारे में जानेंगे, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते। स्क्विड, ऑक्टोपैलस जैसे कि कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारारेखी नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो शरीर को धारारेखी बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल क्लोम होते हैं। डॉल्फिन एवं हैल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए ही रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री जल से बाहर आकर श्वास छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या अभी हमने दूरदर्शन अथवा समुद्री जल जीवन चलचित्र या डॉल्फिन की रोचक क्रिया को देखा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तालाब एवं झील के बारे में। क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगे देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाएं और वहां देखें कि कुछ पौधों को बाहर निकाल देंगे। इन पौधों की पत्तियों, तने और जड़ किस प्रकार व्यवस्थित है। अब हमें यहाँ पर देखो, हमने एक तालाब दिखाई दे रहा है, इसके पास में जो हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर उनकी मिट्टी वगैरह सब, उनकी जड़ें वगैरह हमें सब दिखाई दे रही। मेंढक आमतौर पर तालाब में, अब हम यहाँ पर देखेंगे, इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी में मिट्टी में स्थिर रहती है। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर पलवन करते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। इसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की जो पत्तियां हैं संकरी एवं पतली रिबन की तरह होती हैं या बहते जल में सरलता से मुड़ जाती। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है जिससे जल के इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति नहीं होती है। जैसे कि जो हमारे पौधे होते हैं जो जल में रहते हैं उनमें काफ़ी जो रहता है काफ़ी विविधता होती है दूसरे पौधों के बदले में। मेंढक और आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाले एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पश्चपाद जल आयुक्त पंदांगुलियों होती है जो उन्हें तैरने में सहायता करती है। हमने केवल कुछ ही जंतु एवं पौधों की चर्चा की, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत ही अधिक है, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ ही का एग्जाम्पल देखा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके हैं। हम पौधों के अनेक प्रजातियों के बारे में हम जान सकते हैं। आप यहाँ पर कई सारे और पौधों के बारे में जान सकते हैं और जंतुओं के बारे में भी आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं।
हमारे आसपास के जीव। हमने विभिन्न आवासों के क्षेत्रों की यात्रा की है तथा अनेक पौधे एवं जंतुओं की चर्चा भी की। हमने यहाँ पर अभी जो हमने एक क्रियाकलाप को कंप्लीट किया था उसमें वस्तुओं, पौधे एवं जंतुओं की सूची बनाई थी। अब हम यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं कि हमारे जो आसपास है कौन से सजीव रहते हैं, हम उनका उदाहरण भी देख सकते हैं। वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में भी सोच सकते हैं। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं कोई मांस। वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हम इनमें से सजीव को ढूंढ सकते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचते हैं। हम यहाँ पर निर्जीव एवं सजीव को दो समूह में बांट लेंगे और कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरण के लिए हमारे जो घर की कुर्सी होती है अथवा मेज जैसी सजीव नहीं होती। जो मेज और कुर्सी है ये कैसी है, निर्जीव है। पहली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही थी। अब यहाँ पर क्या है, उसे एक छंद दिखाई दे रहा है। ये छंद देगा कौन सा, यहाँ पर ये छंद है। मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ एवं अपने पैरों की बिवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते, हम थोड़ा बोल पाते, प्रार्थना करो हम वायु ले सके। मेज ने कुर्सी से कहा, कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं हैं। तुम कैसी मूर्खता बातें करती हो, जब तुम जानती हो हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, मेरे पास भी उतने ही पैर है जितने तुम्हारे पास पैर है, तो हम दो पैरों पर क्यों नहीं चल सकते। अब हम देखेंगे पहेली और बूझों को कविता में बहुत मज़ेदार लगी, क्योंकि उनको यहाँ पर वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः ये ना तो चल सकते हैं और ना बोल सकते हैं और ना ही समस्याओं को महसूस कर सकते जिनसे हम पीड़ित होते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट, जंतु सजीव है। हम कैसे पता कर सकते हैं कौन सी वस्तु सजीव है। कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव है, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी वहाँ निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ है कि बादल भी सजीव है या नहीं? तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीवों में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? आप स्वयं सजीवों के एक बहुत छोटे उदाहरण को देख सकते हैं। आप ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं में अलग देखने को मिलते हैं? हम हमारी यहाँ पर कुछ सजीव और कुछ निर्जीव वस्तुओं के बारे में हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हमने अध्याय 1 और 2 में देखा था सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यहाँ भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यकता और ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या सभी सजीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है, इसे आप अब और नहीं पहन सकते? क्या ऐसा नहीं है इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि या वयस्क कर जाते हैं। आपने अवश्य देखा है कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से मुर्गी का जो चूजा या बच्चा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या हो रही है? उनके शरीर में एक वृद्धि हो रही है। पौधे में जो वृद्धि करते हैं, अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे नवजात हैं तो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि
की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों के कुछ सप्ताह में पौधों को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। हम यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते। जो हमारे सजीव होते हैं वो सबसे पहले हम सजीव के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? सजीव क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, और एक क्या होता है, उनके शरीर में वृद्धि होती है। लेकिन निर्जीव ना तो भोजन ग्रहण करते हैं और ना ही उनके शरीर में कोई वृद्धि होती है। क्या सभी स्वजन जो सजीव रहते हैं वो श्वास करते हैं, श्वसन करते हैं? क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे सभी सजीव रहते हैं क्या वो सांस लेते हैं? जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे जंतुओं में भी श्वसन क्रिया का मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए तथा उसके अंदर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उनकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान करने का तरीका भी भिन्न हो सकता है, जो श्वसन एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होते हैं जिनकी सहायता से वह जल में विलय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म एवं रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। तो हमें यहाँ पर क्या पता चला कि जो हमारे पौधे हैं, जो हमारे जलीय जीव जंतु हैं, वो सभी क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो है वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। आप नंगे पैर टहल रहे हो तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती है जब तक कि वह तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपका प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तन के प्रिय अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहते हैं। क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु पशु के व्यवहार को ध्यान देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक से अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते तो वह क्या करती? जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक से अपने छिपने का स्थान में भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद ही बंद हो जाते हैं। छुई मुई गुल मेहंदी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझाया सिकुड़ जाती है। क्या पौधों में उद्दीपन की जो है क्रिया अनुक्रिया के कुछ उदाहरण है? अब हम देखेंगे एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप या सूर्य का प्रकाश आता हो के पास एक पौधे का गमला रखेंगे। हम कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहें। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधों की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? यदि सीधा वृद्धि नहीं करता तो क्या ज्ञात होता है किस ओर मुड़ता है? आपके विचार में क्या किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती हैं। सभी सजीव जो रहते हैं उनमें क्या उत्सर्जन होता है?
सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण के लिए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता है। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर का द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग होता है। पौधों में हानिकारक अथवा विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों के कुछ विशेष भागों को संग्रहित किया जाता है, जिससे पौधों की कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। उत्सर्जन सजीवों एक दूसरे के सामान्य लक्षण है। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं, यानी कि किसी और को जन्म देते हैं? क्या आपने कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड घोंसले देखे हैं? वे नीड में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। ये हमें यहाँ पर कुछ इनके घोंसले दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ये अंडे दिखाई दे रहा है। फिर अंडे में से क्या है, इनके चूजे, इनके बच्चे निकल के आते हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिससे शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधे भी प्रजनन के तरीके भिन्न हैं। पौधों से बहुत बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। कि आप स्वयं इस विधि द्वारा पौधा उगाना चाहेंगे? गुलाब अथवा मेहंदी की थड़ कलम लीजिए, इसे मिट्टी में लगाइए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए और आप कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि कलम से पौधा बनना सरल कार्य नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं होती है तो निराश न हो। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनने की अंतराल में ही की जाने वाली देखभाल की जानकारी ले सकते हैं। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी विभिन्न प्रकार की होती है। सभी सजीव जो रहते हैं क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं और उनकी जो प्रजनन करने की विधि होती है कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्या सभी सजीव गति करते हैं? हमने देखा था, हम अध्याय 8 में पढ़ चुके हैं, जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की हमने चर्चा की थी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते समय उनके शरीर में अनेक प्रकार की गति दिखाई देती है। पौधों के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं अथवा वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवाहित होते हैं। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? गति होती है उसमें, जैसे कि पुष्प का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं, जैसे कि बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य वस्तुएं इसके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न है? प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में नहीं रह सकती है जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करे। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वास, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु भी होती है। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? जैसे कि हम कार, साइकिल, घड़ी, नदी का जल गति करते, आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं से
प्रश्न करेंगे कि कौन सी सजीवों के अन्य भागों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं जो निर्जीवों में पाए जाते हैं। सामान्यतः सजीवों में भी सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी चर्चा हमने पर निर्जीव वस्तुओं में सभी लक्षण एक जैसे दिखाई नहीं देते। क्या यह हमेशा सत्य है कि क्या हमें सभी सजीवों के वे लक्षण जिनकी हमने चर्चा की है हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से कुछ मात्र लक्षण ही हमें दिखाई देते हैं। इस विषय को भी और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए हम किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखिए। मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? क्या यह जीवित है? यह दुकान और भंडार में महीनों रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी नहीं दिखाई देते हैं। परंतु जब हम इन्हीं बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीजों को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इनमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? हमने देखा कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे इन्हें जीवित कहा जा सके। फिर जीवन क्या है? अब हम देखेंगे कि जीवन क्या है। गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यहाँ गर्मी बीजों के श्वसन के साथ उत्पन्न होती है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखते हुए अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने कुछ शब्द पढ़े यहाँ पर जैसे कि अनुकूलन, जलीय आवास, जैव घटक, उत्सर्जन, वृद्धि, आवास, सजीव, प्रजनन, श्वसन और उद्दीपन। इन सारे जो शब्द हैं हमने यहाँ पर इनका मतलब इस चैप्टर में हमने समझ लिया है। अब हम इसका सारांश देखेंगे। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु या अन्य जीव रहते हैं वो क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव से जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूलन बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। आवास अनेक प्रकार के होते परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय जमीन पर एवं जलीय आवास जल में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, उन्हें श्वसन की आवश्यकता होती है, उत्सर्जन की, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं, प्रजनन करते हैं और वृद्धि भी होती है उनमें और गति भी करते हैं। अब हम देखेंगे आवास किसे कहते हैं। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो सजीवों के जो रहने का जो परिवेश का जो जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित थे। अब हम यहाँ पर हमारे रिक्त स्थान देखेंगे। पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं क्या कहलाते हैं? वो तो वो क्या कहलाते हैं? अनुकूलन कहलाते हैं। अनुकूलन कहलाते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को आवास कहते हैं। कौन सा आवास कहते हैं? तो जो स्थल पर रहते हैं वो क्या कहते हैं? स्थलीय आवास कहते हैं। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम जलीय आवास कहते हैं। मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के घटक है। कौन से? तो यहाँ पर ये क्या है? अजैव घटक है। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं ये। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित सूची में कौन सी चीज निर्जीव वस्तुएं हैं? जैसे कि हमें दिख रहा है हल, छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जल कुंभी, केचुआ। हमें इसमें से बताना है कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं। क्या है जो हमारी ये सभी हमारी क्या होती है? निर्जीव वस्तुएं होती है। निर्जीव वस्तुओं में जो बस और ये है हमारी क्या बोलते हैं? मशीन। ये क्या करते हैं? गति करते हैं, लेकिन ये भी क्या है? निर्जीव वस्तुएं हैं।
ऐसी किसी ऐसी निर्जीव वस्तुओं का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये क्या है, हमारे कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं, तो कौन सी है, बस और जो हमारी यहाँ पर मशीन है, ये कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो सजीवों के समान लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे जो हमारी बस रहती है वो भी क्या करती है, गति करती है, और मशीन भी हमारी जो है वो भी क्या करती है, गति करती है। निम्न में कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताना है कि ऐसी कौन सी निर्जीव वस्तुएं जो कभी किसी सजीव का अंश हुआ करती थी। जैसे कि जो हमारा मक्खन है, मक्खन हमें कहाँ से मिलता है, जो हमें मक्खन सबसे पहले हमें गाय या भैंस से दूध मिलता है, दूध से दही बनता है और दही से मक्खन बनता है। तो ये दूध और ये मक्खन हमारा जो है ये किसका है, एक सजीव का अंश था पहले। चमड़ा, चमड़ा भी क्या है, यह किसी जानवर से प्राप्त होता है, तो यह भी किसी सजीव का अंश था। जैसे कि हमारा ऊन, ऊन भी हमें कहाँ से, जानवरों से प्राप्त होता है, तो यह भी एक किसी सजीव का अंश था। खाद्य तेल, ये भी हमें किसी सजीव से मिलता है। जैसे कि सेब, सेब भी हमें किससे मिलता है, पेड़ पौधे से, तो वो भी क्या है, सजीव। और रबड़, रबड़ भी हमें क्या होता है, ये भी सजीवों का एक अंश है। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से, मक्खन, चमड़ा, ऊन, और यहाँ पर हमारा है खाद्य तेल, सेब और रबड़, ये सब क्या है, सजीवों के अंश है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारे सजीवों के लक्षण क्या हो सकते हैं, भोजन करना, श्वास लेना, पर्यावरण के प्रति अनुकूल क्रिया दिखाना, प्रतिक्रिया करना, और जो प्रजनन करना, या ये सभी क्या है, सजीवों के विशिष्ट लक्षण हैं। घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति की क्यों आवश्यकता है। संकेत, घास स्थल आवास में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको वाकई हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो एक छोटा सा लाइक तो ज़रूर बनता है। ओके, थैंक यू सो मच।